नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रही एजुसेट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। एजुसेट कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम 9वीं कक्षा की कृतिका भाग 1 में संकलित शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित संस्मरण किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया का अध्ययन करेंगे। पाठ का विस्तार से अध्ययन करने से पहले शमशेर बहादुर सिंह के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। हिंदी साहित्य के विशेष हस्ताक्षर शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह तथा माता का नाम परम देवी था। इनके भाई का नाम तेज बहादुर सिंह था। शमशेर बहादुर सिंह लगभग 9 वर्ष के थे जब इनकी माता का देहांत हो गया था। शमशेर बहादुर सिंह की शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनकी आरंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा गोड़ा में हुई। बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया तथा एमए उत्तरार्ध न कर सके। इन्होंने उकील बंधुओं से उकील आर्ट स्कूल में पेंटिंग सीखी। इनका विवाह 1929 में धर्मवती से हुआ। विवाह के लगभग 6 वर्ष बाद 1935 में इनकी पत्नी का देहांत टीबी से हो गया। कुछ समय बाद ही इनके पिता तारीफ सिंह का भी निधन हो गया। जीवन में अभाव से संघर्ष करते सन 1993 में इनकी मृत्यु हो गई। कार्य क्षेत्र: इन्होंने रूपाभ पत्रिका, कहानी पत्रिका, नया साहित्य पत्रिका, नया पथ और मनोहर कहानियों में सहयोगी संपादक के रूप में कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान की एक महत्वपूर्ण परियोजना उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। इतना ही नहीं, विक्रम विश्वविद्यालय में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष भी रहे और दूसरा तार सप्तक के कवि भी रहे। शमशेर बहादुर सिंह की साहित्य सेवा को देखते हुए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। सन 1977 में इन्हें चूका भी नहीं हूँ मैं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1987 में इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से अलंकृत किया गया, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद सन 1989 में इन्हें राष्ट्रीय कबीर सम्मान से भी अलंकृत किया गया। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं पर अपनी लेखनी का जादू बिखेरा, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश में, प्रतिनिधि कविताएं, टूटी हुई बिखरी हुई। उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं दोआब, जो कि एक निबंध संग्रह है, प्लाट का मोर्चा, यह एक कहानी और स्केच संग्रह है, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। कुछ रचनाओं का शमशेर बहादुर सिंह ने अनुवाद भी किया है। पृथ्वी और आकाश का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार से कामिनी का उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया गया है। आश्चर्य लोक में एलिस का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनका अंग्रेज़ी से हिंदी में या अन्य भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया
संस्मरण में लेखक शमशेर बहादुर सिंह का हिंदी लेखन में आने के घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। लेखक किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए हिंदी साहित्य के प्रांगण में पहुँचे, किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और हिंदी भाषा के लेखन के लिए किन किन लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया, उनकी चर्चा इस पाठ में की गई है। साथ के साथ लेखक उन सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने कठिन समय में उनकी मदद की। संस्मरण किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया में लेखक बताते हैं कि घर से किसी बात पर नाराज़ होकर 5-7 रुपये जेब में लेकर दिल्ली की पहली बस पकड़कर रवाना हो गए थे। नाराज़गी का कारण तो पाठ में नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है शायद किसी ने लेखक को ऐसी बात कही होगी जिससे उनके स्वाभिमान को आघात लगा होगा। अब उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें कोई काम करना होगा। लेखक की पेंटिंग में बहुत अधिक रुचि थी। उन्होंने ये विचार करके कि पेंटिंग को वे अपनी आजीविका का साधन बनाएंगे, दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में दाखिला ले लिया। उकील आर्ट स्कूल में दाखिला के लिए लेखक की परीक्षा ली गई थी। उसमें लेखक पास हो गए। लेखक की ड्राइंग में रुचि को देखते हुए उन्हें बिना फीस के ही दाखिला दे दिया गया। लेखक करोल बाग में सड़क के किनारे एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे और वहीं से ही उकील आर्ट स्कूल कनॉट प्लेस जाने लगे। लेखक आते जाते समय रास्ते में ड्राइंग करते और कविता लिखते। लेखक उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में कविताएं लिखते थे, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उनकी कविताएं प्रकाशित भी होंगी। लेखन के साथ साथ पेंटिंग भी उनकी रुचि का विषय था। उनकी आदत सी बन गई थी कि वे हर आने जाने वाले के चेहरे को बड़े ध्यान से देखते और उनमें अपनी पेंटिंग का विषय खोजते थे। लेखक का दाखिला तो बिना फीस के हो गया था, लेकिन जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए लेखक के भाई तेज बहादुर कभी कभी कुछ पैसे भेज देते थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। कभी कभी लेखक पैसे अर्जित करने के लिए साइन बोर्ड भी पेंट कर लेते थे। इससे लेखक का काम चल जाता था। उस समय इस प्रकार के अधिकतर काम हाथ से ही किए जाते थे, तो लेखक को भी यह काम मिल गया था। कुछ समय बाद 30-40 वर्ष के एक पत्रकार उनके साथ आकर रहने लगे थे। वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लेखक अंदर से दुखी थे, क्योंकि अपने परिवार को वो छोड़ आए और टीबी के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। इसलिए लेखक अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। कविता लिखना और पेंटिंग करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। एक बार लेखक की कक्षा समाप्त होने के बाद बच्चन जी स्टूडियो में आए, लेकिन उस समय तक लेखक जा चुके थे। शायद बच्चन जी ने लेखक की कविताएं पढ़ी होंगी, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे। क्योंकि लेखक जा चुके थे, इसलिए बच्चन जी ने लेखक के नाम एक नोट छोड़ दिया। लेखक के अनुसार लेखक की बुरी आदत थी पत्रों के जवाब ना देना। लेखक अपने मन में तो सभी पत्रों के जवाब देकर उन्हें हवा में उड़ा देते थे, लेकिन स्वभाव के अनुरूप पत्रों के जवाब प्रेषित करने में कंजूसी करते थे। लेकिन बच्चन जी के प्रति लेखक स्वयं को बहुत अधिक कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नोट के जवाब में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक सोनेट लिखा। यह एक मुक्तक छंद रूपी कविता थी। सोनेट
यूरोपियन कविता का एक लोकप्रिय छंद है जिसका प्रयोग अब हिंदी कविता में भी किया जाने लगा है। लेखक ने यह छंद रूपी कविता बच्चन जी को प्रेषित नहीं की, उन्होंने इसे अपने पास ही रख लिया। किन्हीं कारणों के चलते लेखक देहरादून जाना चाहते थे। उसी समय उनके उकील आर्ट स्कूल के शिक्षक शारदा चरण उकील ने देहरादून में एक पेंटिंग क्लास आरंभ कर दी। लेखक को अब देहरादून आने का बहाना मिल गया। लेखक ने अब अपनी ससुराल देहरादून में आकर वहाँ केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखी। तभी उनके गुरु ने अपनी पेंटिंग कक्षा बंद कर दी। अब कलाबोध के अभाव में लेखक अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। इसी उधेड़-बुन में एक दिन लेखक ने अपनी छंदमुख कविता सोनेट, जो कि बच्चन जी के नोट के जवाब में लिखी थी, बच्चन जी को प्रेषित कर दी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चन जी बृजमोहन गुप्ता के यहाँ आए। बृजमोहन गुप्ता पेशे से डॉक्टर थे। लेखक के भाई तेज बहादुर के मित्र भी थे। इतना ही नहीं, लेखक के पिता तथा बृजमोहन के पिता देहरादून में पड़ोसी भी रह चुके थे और अच्छे मित्र भी थे। जब बच्चन जी बृजमोहन गुप्ता के यहाँ आए तभी डिस्पेंसरी में आकर लेखक से भी मिले और एक दिन के मेहमान भी रहे। बच्चन जी ने लेखक को कहा कि तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, तुम मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। लेकिन लेखक बताते हैं कि यही बात उनकी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के डॉक्टर ने भी कही कि तुम अगर इलाहाबाद गए तो मर जाओगे। लेकिन लेखक ने इलाहाबाद जाने का मन बना लिया। इलाहाबाद जाने के बाद लेखक को उनके परिवार से बहुत मदद व प्यार मिला। लेखक की एमए की पढ़ाई का जिम्मा बच्चन जी ने अपने ऊपर ले लिया। बच्चन जी के पिता उनके लोकल गार्जियन बने। बच्चन जी यह चाहते थे कि वे किसी तरह से काम के आदमी बन जाएं, अर्थात कामयाब हो जाएं, ताकि कहीं पैर जमाकर खड़े हो सके। लेकिन लेखक को सरकारी नौकरी पसंद नहीं थी। उन्होंने बताया कि अपने पिता की सरकारी नौकरी को देखकर ये बात उनके दिल में बैठ गई कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन लेखक मानते हैं कि ये उनके घोंचूपन अर्थात मूर्खता की हद थी। अब लेखक बताते हैं कि बच्चन जी के साथ साथ पंत जी ने भी उनकी बहुत मदद की। पंत जी अर्थात सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य जगत के जाने माने हस्ताक्षर। पंत जी की मदद से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई थी और इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम भी उन्हें मिल गया था। एक बात अब लेखक को अच्छे से समझ आ गई थी कि अब उन्हें हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है। वैसे लेखक के घर का माहौल उर्दू का ही था। उन्होंने बीए का एक विषय उर्दू का ही रखा था। लेखक अपने बचपन के युग को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि किसी प्रकार की भाषा की दीवार उनके पास खड़ी न थी, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की भाषा के बंधन में बांधा नहीं गया था। वो भाषा का चयन करने के लिए स्वतंत्र थे। आखिरकार बच्चन जी की लाख कोशिश के बावजूद भी लेखक एमए फाइनल की परीक्षा न दे सके, जिसके कारण बच्चन जी बहुत अधिक व्यथित थे। लेखक एक बार बच्चन जी के साथ कवि सम्मेलन में भी गए थे, जो शायद गोरखपुर में था। लेखक अपने अनुसार साहित्य सृजन करते रहे। यह प्रयास निरर्थक नहीं थे। सरस्वती पत्रिका में छपी लेखक की एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया था। लेखक ने कुछ निबंध भी लिखे थे। रूपाब ऑफिस में प्रशिक्षण लेकर लेखक हंस कार्यालय की कहानी में चले गए।
आगे लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में अचानक जो मोड़ आए, बच्चन जी की सजग प्रतिभा के कारण ही ऐसा हो सका। लेखक बच्चन जी से दूर भले ही रहे, लेकिन उनकी दूरी और नज़दीकी की अलग ही परिभाषा है। वे बच्चन जी से मन से दूर कभी नहीं थे। लेखक बहुत अधिक नज़दीक आना, बहुत मिलना जुलना और चिट्ठी पत्री में विश्वास नहीं रखते थे। लेखक का मानना है कि उनके साहित्य प्रांगण में फलने फूलने के पीछे बच्चन जी, पंत जी व निराला जी का महत्वपूर्ण योगदान है। लेखक के अनुसार बच्चन जी का व्यक्तित्व उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बड़ा है। बहुतों की तरह वो मेरे भी नज़दीक हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि बच्चन जी जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। अंत में शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि मैं श्री बच्चन जी को असाधारण कहकर उनकी मर्यादा को कम नहीं करना चाहता, परंतु उनके जैसे असाधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य होते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो असाधारण लोग होते हैं उन्हें पाना बहुत ही कठिन होता है, वो आसानी से नहीं मिलते हैं। पाठ को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें पाठ में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ का पता होना आवश्यक है, जिससे हम पाठ को आसानी से समझ सकें। तो आइए पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जुमला, वाक्य, मुख्तसर, संक्षिप्त या सार रूप, लबे सड़क, सड़क के किनारे, गज़ल, फारसी और उर्दू में मुक्तक काव्य का एक प्रकार, चुनाज़े, इस प्रकार, वसीला, ज़रिया, माध्यम या सहारा। सोनेट, यूरोपियन कविता का एक लोकप्रिय छंद। गोया, मानो, एकांतिकता, एकाकीपन, मेजबान, आतिथ्य करने वाला, इत्तेफाक, संयोग, इसरार, आग्रह, बराए नाम, नाम के लिए, रब्द, संबंध, नैसर्गिक, सहज या स्वाभाविक, प्रातिभ, प्रतिभा से युक्त, शोभ, दुख अथवा व्याकुलता, स्टेंजा, स्थायी या टेक को छोड़कर गीत का चरण या अंतरा, प्रांगण, आंगन, शोभ, असंतोष, झंझावत, आंधी, घोंचूपन, नालायकी या बेवकूफ़ी, विशिष्ट, खास या विशेष, दुष्प्राप्य, जिसका मिलना कठिन हो या जिसे आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया? संस्मरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आइए अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया होगा? उत्तर होगा, लेखक को किसी ने कुछ ऐसी बात कही होगी जिसके कारण इनके स्वाभिमान को आघात लगा होगा, इसलिए वे अपने घर से आत्मनिर्भर बनने के लिए निकल पड़े होंगे। उसी समय उन्होंने तय किया होगा कि उन्हें जो भी काम मिलेगा उसे वे करेंगे और उन्हें जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाना होगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक को अंग्रेज़ी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? उत्तर है, लेखक के घर में उर्दू का वातावरण था। लेखक या तो उर्दू में भावाभिव्यक्ति करते थे या अंग्रेज़ी में। निराला, पंत और बच्चन जी के संपर्क में आने के बाद इनका हिंदी की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। बच्चन जी ने ही लेखक को हिंदी साहित्य प्रांगण में स्थापित किया। लेखक ने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की प्रसिद्धि भी प्राप्त की। दूसरी ओर पाठकों को अंग्रेज़ी समझने में भी समस्या का सामना करना पड़ता होगा, इसलिए लेखक को लगा कि उन्होंने वैसे ही अंग्रेज़ी लेखन में समय बर्बाद किया। उन्हें पहले से ही हिंदी
लेखन का कार्य करना चाहिए था, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ी कविता लिखने में अफसोस हो रहा था। अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन जी ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। एक बार जब बच्चन जी लेखक से मिलने उनके स्टूडियो में गए, तब लेखक उस समय तक छुट्टी करके वहाँ से जा चुके थे। अतः लेखक को न मिलने के कारण बच्चन जी एक नोट लेखक के लिए लिखते हैं। संस्मरण में यह तो नहीं बताया गया है कि नोट में क्या लिखा था, लेकिन इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं कि नोट में शायद ऐसा ही कुछ लिखा होगा कि तुमसे मिलने की प्रबल इच्छा थी लेकिन न मिल सका। एक बात है जो कहना चाहता हूँ कि अपनी कलम की रफ्तार को रुकने मत देना। तुम जो लिखना चाहो लिखो। तुम हिंदी साहित्य क्षेत्र में बहुत आगे तक जाने वाले हो। अपनी प्रतिभा को मरने मत देना और हो सके तो कभी इलाहाबाद आ जाओ। तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेना। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मित्र हरिवंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व को किन किन रूपों में उभारा है। उत्तर है, संपूर्ण संस्मरण में लेखक ने बच्चन जी के बारे में बहुत कुछ बताया है। इससे उनके व्यक्तित्व के विभिन्न रूप उभर कर आते हैं। पहला है, बच्चन का स्वभाव बहुत ही संघर्षशील, परोपकारी और फौलादी संकल्प वाला था। दूसरा है, बच्चन जी समय के पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के पारखी भी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे गए एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। तीसरा है, बच्चन जी अत्यंत सहृदय व्यक्ति थे। और चौथा है, वे हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने लेखक को इलाहाबाद बुलाकर उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा स्वयं उठाया था। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। तो लेखक के कठिन समय में बहुत से लोगों ने उनकी मदद की। बच्चन जी के अतिरिक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी किसी न किसी रूप में सहायता की। उनमें हैं तेज बहादुर सिंह, जो कि लेखक के भाई थे। ये आर्थिक तंगी में कुछ रुपयों का सहयोग भेजकर लेखक की मदद करते थे। दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो हिंदी साहित्य जगत के जाने माने हस्ताक्षर हैं। पंत जी का स्वभाव अत्यंत सहयोगी था। उन्होंने लेखक को इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम दिलवाया था। पंत जी ने लेखक की आर्थिक सहायता भी की थी। इसके बाद ही लेखक ने हिंदी भाषा में लेखन का मन बनाया था। सरस्वती पत्रिका में छपने वाली एक कविता पर भी निराला जी ने लेखक की प्रशंसा की थी। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी कविता में कुछ संशोधन भी किए थे। इसके अतिरिक्त लेखक के बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा ने भी इनका सहयोग किया था। लेखक के ससुराल पक्ष के लोगों ने भी इनकी मदद की थी। जिन दिनों लेखक आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय उनके ससुराल वालों ने उन्हें अपने यहाँ कंपाउंडरी का प्रशिक्षण दिलवाया था। बच्चन जी के पिता ने भी लेखक की मदद की थी। जब लेखक बच्चन के पास इलाहाबाद आकर बस गए तो उस समय उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिवंश राय बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, लेखक का हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन करें। उत्तर है, साहित्य जगत में कदम रखने से पहले लेखक ने उकील आर्ट स्कूल से पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बच्चन जी, निराला जी व पंत जी के संपर्क में आने के बाद उनका रुझान हिंदी लेखन की ओर बढ़ा। सन 1933 में चांद और सरस्वती में प्रकाशित होने वाली रचनाएं लिखी। इसके अतिरिक्त 4 वर्ष पश्चात 1937 में फिर से लिखना आरंभ किया। उस समय वे बच्चन जी की प्रमुख रचना निशा निमंत्रण से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्हीं दिनों
कुछ निबंध भी लिखे। रूपाब कार्यालय में हिंदी का प्रशिक्षण भी लिया। बनारस से प्रकाशित होने वाले हंस के कार्यालय में नौकरी की। इस प्रकार लेखक ने हिंदी में लिखने के लिए अनेक प्रयास किए। अंततः वे एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। लेखक ने अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों को झेला है, उनके बारे में लिखिए। उत्तर है, लेखक को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसी के व्यंग्य का शिकार होने के कारण उन्हें घर छोड़कर 5-7 रुपये लेकर ही घर से निकलना पड़ा। दिल्ली में बिना फीस के ही उकील आर्ट स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ पर भी साइन बोर्ड पेंट करके गुजर बसर करनी पड़ी। लेखक की पत्नी का देहांत टीबी के कारण हो गया था। युवा अवस्था में ही विधुर हो गए थे, इसलिए उन्हें पत्नी के वियोग की भी अत्यधिक पीड़ा को झेलना पड़ा। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उनका लेखन कार्य किसी न किसी रूप में जारी रहा। एक घटना चक्र में इसके बाद ससुराल की दवाइयों की दुकान पर रहकर केमिस्ट का कार्य सीखना पड़ा, लेकिन बाद में इस कार्य को सदा के लिए अलविदा कह दिया। वहाँ से बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद आ गए। वहाँ पर बच्चन जी के पिता ने उनके लोकल गार्जियन बनना स्वीकार किया और बच्चन जी ने उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा स्वयं उठाया। इसके बाद उन्होंने इंडियन प्रेस में अनुवाद का कार्य भी किया। उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई थी। इतनी मदद के बाद भी वे अत्यधिक तंगी से जूझ रहे थे। पाठ के अध्ययन के बाद आइए अब मूल्यांकन हो जाए। तो मूल्यांकन के लिए पहला प्रश्न है कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन हैं। इसके लिए विकल्प है मृदुला गर्ग, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर या फणीश्वर नाथ रेणु। जी हाँ, बिल्कुल सही, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने दिल्ली के किस आर्ट स्कूल में दाखिला लिया। विकल्प हैं उकील आर्ट स्कूल, वकील आर्ट स्कूल, रूपाब आर्ट स्कूल या चित्रा आर्ट स्कूल। जी हाँ, बिल्कुल सही, उकील आर्ट स्कूल। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था। कैंसर, हृदयाघात, टीबी या मलेरिया। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, टीबी। अगला प्रश्न है, देहरादून में आकर शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सा कार्य सीखा। विकल्प हैं कविता लिखना, पेंटिंग करना, दस्तकारी करना, कंपाउंड्री। बिल्कुल सही जवाब, कंपाउंड्री। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को आर्ट सिखाने वाले अध्यापक का नाम क्या था। शारदा चरण उकील, पंत, निराला या बच्चन। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, शारदा चरण उकील। अगला प्रश्न है, लेखक को किस भाषा में लेखन से प्रसिद्धि मिली। विकल्प हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत। जी हाँ, बिल्कुल सही, हिंदी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में शमशेर बहादुर सिंह का लोकल गार्जियन कौन बने थे। उत्तर है हरिवंश राय बच्चन के पिता, निराला, हरिवंश राय बच्चन या पंत। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, हरिवंश राय बच्चन के पिता। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने दिल्ली में किस स्थान पर कमरा किराए पर लिया था।
विकल्प हैं कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट, करोल बाग, हौज खास। जी हाँ, बिल्कुल सही, करोल बाग। अगला प्रश्न है, लेखक के भाई का क्या नाम था? विकल्प हैं शेर बहादुर, जमशेद बहादुर, तेग बहादुर या तेज बहादुर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, तेज बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? विकल्प हैं सन 1910 में, सन 1911 में, सन 1912 में या सन 1913 में। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सन 1911 में। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित संस्मरण किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, किस तरह से वो हिंदी साहित्य के प्रांगण में आए, ये सब कुछ इस पाठ के अंदर बताया गया है। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।